मंजू मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, आपका स्वागत है। एम.के. यादव जी ज्वाइन कर चुके हैं, स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज धनंजय नहीं जो है शिविर में। मंजू मैम आज वो जो आपका जी क्लब पॉइंट है वो तो शेयर हो जाएगा। हाँ जी लेकिन दूसरा डिजिटल पॉइंट आपके पास किताब है? सर डिजिटल पॉइंट नहीं है। नहीं, दूसरा आपका तो वो है एलआर पॉइंट है। अलार्म पॉइंट, हाँ जी बुक है हमारे पास सर। हाँ तो वो बाय द वे शेयर नहीं पाएगा, उसकी पीडीएफ नहीं बनी है मेरे पास। कोई बात नहीं सर, पार्ट 1 में है ना ये। जी हाँ, पार्ट 1 में जी। हाँ जी वो है मेरे पास, बुक है सर। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, एलआर पॉइंट मैंने देखा बाय द वे, इसमें बनी नहीं पीडीएफ। धीरे कोई धीरे बात बनवा रहे हैं सब। अब हमको बनाना आता नहीं है। कोई बात नहीं। वो फोटो तो कर देते हैं, लेकिन बनाना तो हम बनवा देंगे वैसे, लेकिन फिर भी अभी इसमें तो नहीं है। ठीक है सर। सबका धीरे धीरे पीडीएफ बनाना, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स में बनाया गया है। कोशिश की गई है कि बन जाए। यस सर। ये जो सेमेस्टर 1 का जो हम लोग कोर्स करा रहे हैं, इसमें बाय द वे जो है सेमेस्टर 1 के 2 स्टूडेंट हैं, जो मतलब हमारे एक तो संवाई की तरफ से है और एक स्टूडेंट है। हाँ तो जी वो उन्होंने वही नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा तो हम लोग अब शुरू करते हैं, बस प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज 6 बजे खत्म कर देंगे। स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में, और 3 बार ओम का उच्चारण, उसके पश्चात प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग
पर घट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का उपस्थित जो हमारे सदस्य हैं उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजू गुप्ता मैडम उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। एमके यादव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन एस्पस जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज है उससे संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों से हमने जो शिक्षा ग्रहण की है वह हमारे 3 मनीषी हैं। ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन हैं SS सराफ सर। इन सब से हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है और अपने अन्य गुरुओं से भी जो शिक्षा ग्रहण किया है उसको हम समवायी फाउंडेशन के माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सब लोगों में बांट रहे हैं। हम लोग अपने समवायी फाउंडेशन के सदस्यों के साथ और उनसे जुड़े अन्य सदस्यों के साथ यह शिक्षा और चिकित्सा दोनों की जो हम लोगों का आपस में संवाद होता है उसको हम लोग प्रचारित करते हैं, ताकि बाद में यह जो एस्पस का सिद्धांत है, एस्पस का जो विचारधारा है और एस्पस का जो मोटो है कि जन जन जागरण अभियान में उनका उद्देश्य क्या है, एस्पस का मैं बता दूं। उनका उद्देश्य है कि हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। दूसरा है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति का उपचार करना चाहिए, और तीसरा प्रत्येक व्यक्ति को हमको शिक्षा देनी चाहिए, ये चिकित्सा शिक्षा। तो हम शिक्षा और चिकित्सा दोनों के क्षेत्र में एस्पस के साथ उनके जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए समवायी फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है। ईश्वर हमारी सहायता करेगा, ये हम ऐसा मानते हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग पिछली बार आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, इसके हमारे प्रणेता JP अग्रवाल सर हैं, और ये एस्पस का जो है हमारा कॉलेज संस्थान वो प्रयागराज में, उसने इसके 2001 के आसपास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की एक शाखा शुरू किया। इसके पहले ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो इसको TCM के नाम से हम लोग जानते हैं और चाइनीज एक्यूप्रेशर हम लोग कहते हैं, उसकी शाखा यहाँ पर थी। लेकिन धीरे धीरे करके आवश्यकता ये महसूस की गई कि जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो चरक संहिता है, या जो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है, इनमें जो सूत्र हैं उन सूत्रों के आधार पर भी हमको चिकित्सा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक्यूप्रेशर तो चिकित्सा का रखा, लेकिन हमारे सिद्धांत जो है वो आयुर्वेदिक रहे, तो वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहलाया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आयुर्वेद में उन्होंने डिफाइन किया, आयुर्वेद में डिफाइन किया गया कि आयु क्या है। फिर डिफाइन किया गया, उसमें ये परिभाषित किया गया कि हमारे पंचतत्व क्या है। हमारे पंचतत्व चाइनीज एक्यूप्रेशर से भिन्न है, और हम जहां पर वहां पर काष्ठ है, अग्नि है, जल है, मेटल है, पृथ्वी है, जल है, वहां पर इन्होंने, हमारे आयुर्वेद में ये नहीं है। हमारे आयुर्वेद में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इन पंच तत्वों से ही व्यक्ति का निर्माण माना गया है। लेकिन उसके साथ जब तक चेतना नहीं होगी तब तक व्यक्ति जो मनुष्य है, पुरुष है, जिसको पुरुष संज्ञा दी गई है,
वह पूर्ण नहीं हो। फिर 10 द्रव्य का सिद्धांत आया, 10 उत्पत्ति का सिद्धांत आया, जिसमें 9 द्रव्यों की चर्चा आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में की गई है। वो क्या है? खाद्यात्मा मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतन। तो उन्होंने कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यह तो है ही है, इनको महाभूत की संज्ञा दी गई और इनके जो गुण थे उनको भूत कहा गया। तो तन्मात्रा भी उन्हीं कहा गया, जो उनके गुण थे उनको तन्मात्रा कहा गया। वो क्या थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये क्रमशः है। आप जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, उसी क्रम में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। लेकिन यही नहीं, उन्होंने कुछ पराभौतिक, क्योंकि दर्शन था इसलिए पराभौतिक तत्वों की भी चर्चा किया। ये क्या थे? आत्मा, मन, काल, दिशा। तो ये काल, दिशा, मन, आत्मा जो कंसेप्ट है इसमें, और एक तम की चर्चा आयुर्वेद में की गई थी। तम को कहा गया था कि तम से ही व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, तो तम से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, इन सब तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर के जब विकास हो रहा था तो एस्पस संस्थान ने, जो हमारे प्रयागराज की है, उसने तम को भी एक द्रव्य के रूप में माना। तो इसलिए हमारा 10 द्रव्य का सिद्धांत आया। तो हम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा और तम को मानते हैं। अब हम लोगों ने उसमें एक अवधारणा आयुर्वेद में, ये सब आयुर्वेद का है कंसेप्ट, आयुर्वेद की अवधारणा है कि 6 घटक हैं उसके। तो जैसे हम लोग वहां कह रहे थे कि 4, 5, 6, 7, 8 ये बहुत महत्वपूर्ण है चाइनीज दर्शन में, वैसे ही यहाँ हमारे यहाँ 3 त्रिसूत्र है, 5 तत्व हैं, 10 द्रव्य का सिद्धांत है और 6 घटक है। तो यहाँ भी हमारे यहाँ 3, 5, 6 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही अवधारणा के तहत वहां क्या कहा गया कि 6 घटक क्या है? उनका द्रव्य है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, समवाय है। समवाय माने कॉम्बिनेशन, उनका ऐसा कॉम्बिनेशन जो अलग न किया जा सके, और सामान्य विशेष है। सामान्य, ये हम लोगों ने चर्चा पिछली बार इस अवधारणा की किया था कि सामान्य क्या है और विशेष। तो हम लोगों को हमेशा इसी रूप में रहना है कि जो 6 घटक है, जब घटक की बात आएगी तो 6 घटक है, 3 सूत्र हैं, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। और जब पंच तत्व की बात करेंगे तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है। और जब 10 द्रव्यों के सिद्धांत की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि खादिन्यात्मा मनः कालो। तो हम कहेंगे कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये 10। तो ये 4, 3 की संख्या, 5 की संख्या, 6 की संख्या, क्योंकि 6 घटक है। तो वो घटक क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो जब हम लोगों ने 10 की अवधारणा रख दिया तो ये हुआ कि सामान्य विशेष में हम लोगों का, फिर देखिए सामान्य गुणों के उसमें जब आई तो आप विशेष गुण, हम लोगों ने 20 विशेष गुणों की चर्चा किया था पिछली बार। अब देखिए इसको समझने की आवश्यकता है, इससे समझ लेंगे तो ये आपको सामान्य गुण बहुत आराम से समझ में आएंगे। जैसे तम, आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर के सिद्धांत में कहा गया कि तम पर है और आत्मा अपर। पर माने दूर, अपर माने पास। तो आत्मा तो आपके अंदर है, इसलिए आत्मा को अपर माना गया और तम को पर माना गया, दूर के रूप संदर्भ में। आकाश को युक्ति, जो सामान्य गुण हमारे क्या थे? ये सामान्य जो गुण थे हमारे कि संयोग, विभाग, पृथकत्व, ये जो उनको डिफाइन करने की बात कही गई। तो आकाश को युक्ति से जोड़ा गया। युक्ति, जो भी आप युक्ति कर रहे हैं वो आकाश की वजह से। वायु को पृथकत्व, वायु का जो मूल स्वभाव है वो पृथक कर देना है। जैसे वायु उड़ा ले जाती है किसी चीज को तो पृथक कर देती है। जैसे आप रखे हो, अगर आप जमीन पे मिट्टी गिरी हुई हो, पत्तियां गिरी हुई हो, तो वायु चलती है, पत्तियों को अलग ले जाती है। तो ये पृथकत्व जो स्वभाव है वो वायु का है, इसलिए उन्होंने सामान्य गुण में
वायु को रख दिया। अग्नि क्या करती है? अग्नि अलग अलग जो कोई पदार्थ है उसको अलग अलग विभागों में बांट देती है, उसको अलग कर देती है। कब बाद में उसका अवशेष भी निकलता है, लेकिन पहले विभाग करती है, तो विभाग को उससे जोड़ दिया गया। जल क्या करता है? जल संयोग करता है। संयोग माने जल के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, कोई इमारत जल के बिना, संयोग के बिना नहीं बन सकती, वो जोड़ता है। बंध कर्म है उसका, बंधन कर्म है। तो ये संयोग जो है वो संयोग माने जोड़ना, तो योग करना, संयोग बने, तो जल का काम संयोग है। तो मूल स्वभाव सामान्य गुण में मान लिया गया। पृथ्वी, पृथ्वी को परिमाप से इसलिए कहा गया कि पृथ्वी के को आप माप सकते हैं, तो परिमापन की जब बात आएगी तो पृथ्वी से उसको जोड़ दिया गया। काल, काल संख्याओं को प्रतिनिधित्व करती है, कि हम कहते हैं कि बारिश, वर्षा ऋतु है, 3 ऋतुएं हैं, तो ये संख्या जो आती है, हम कहते हैं 6 ऋतुएं हैं, 6 बसंत है, ये बसंत है, जैसे ग्रीष्म, बसंत, शिशिर, ये सब बोलते हैं, हेमंत, तो ये सब हम लोग जो बोलते हैं ये संख्याओं के रेफरेंस में कहते हैं। तो ये जो 10 महीने, 12 महीने हैं, तो 12 महीनों की चर्चा करते हैं, तो ये सब संख्याएं हैं, तो इसलिए काल को संख्या के साथ जोड़ दिया गया। दिशा, दिशा क्या है? जब हम एक मार्ग में जाते हैं तो हम अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास है, बाद में हमारे पैर अपने आप चलने लगते हैं। आप देखते हैं कि आप अगर स्कूल की तरफ जा रहे हैं और आप 1, 2 बार, 4 बार चलते हैं, तो बाद में पैर आपकी उसी दिशा में, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये अभ्यास है। और जब अभ्यास बहुत परिपक्व हो जाता है तो वो मन के उसमें संस्कार में जुड़ जाता है। जो आपका मन का जो एलिमेंट है, जो मन क्या है, मन आपको संकल्प लेता है, तो वो एक धीरे धीरे जो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान कहते नहीं है, तो अभ्यास के माध्यम से आपके मन में, आपके आत्मा में ये एक संस्कार की सृष्टि होती है। संस्कार माने क्या हुआ? संस्कार माने हुआ कि जो आपके गुण है, उन गुणों का प्रस्फुटन संस्कार के रूप में होता है, कि हम ऐसे बड़े बूढ़ों का इज्जत करेंगे, हम ऐसे लोगों से मिलेंगे, हम ऐसी वाणी बोलेंगे, ये हमारे संस्कार में गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हम अभ्यास, हमको हो जाता है कि हम ये काम करें, सवेरे उठे तो हम अभ्यास में, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार में शामिल हो जाता है। तो ये संस्कार को मन से जोड़ा गया। और आत्मा को अपर, क्योंकि आत्मा आपके बहुत निकट है, इसलिए निकट के रूप में आत्मा को जोड़ दिया गया। तो इस रूप में आप सामान्य को आप पहचानिएगा। तो ये कभी क्यों प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न पर ये उत्तर आपको देना है। अब देखिए, जो कुछ विशिष्ट गुण है, जो विशिष्ट गुण भी अलग से सामान्य गुण के अलावा भी कुछ विशिष्ट गुण के रूप में है। आकाश का, देखिए आकाश मृदु तो है ही है, स्निग्ध भी है। स्निग्ध इसलिए कि आकाश में आप कहीं अप्रतिघात है, उसमें कोई घर्षण नहीं है, और वो अप्रतिघात है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। आप हाथ चलाते हैं तो हाथ को कोई रोकता नहीं है, तो ये आकाश की विशेषता हो गई। वायु में क्या है? रुक्षता है। वायु थोड़ा रूखी होती है, लेकिन चलायमान होती है, बहुत तेज चलती है। वायु मन से कम गति वाली है, लेकिन वायु की गति बहुत अधिक है, इसलिए चलायमान है। वायु की वजह से वायु चलती है तो आपको पत्तियां हिलती दिखती हैं, पेड़ पौधे हिलते दिखते हैं, कोई वस्त्र सूख रहे होते हैं तो हिलते दिखते हैं। तो ये सब चल वायु को संकेत देते हैं कि चल। अग्नि, अग्नि का जो मूल तत्व है वो उष्ण है, गर्म होती है, और वो तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है वह। और अग्नि जो है पाक कर देती है, उसका कर्म क्या ही है? पाक, पवित्र कर देती है, वो निखार देती है। और वो जैसे जल को है रूप परिवर्तित भी करती है, जल को वाष्प बदल देती है, भाप में बदल देती है, बर्फ को पिघला देती है। तो ये रूप परिवर्तन भी उसका है, लेकिन उष्ण और तीक्ष्ण उसके मुख्य गुण है। जल का गुण क्या है? शीत, शीतल होता है। हम कहते हैं ना कि शीतल जल, तो शीतल जल, तो शीत वो है, जल से हुआ है। और उसका मंद है, मंद स्वभाव है। जल प्रवाहमान है लेकिन मंद है, मतलब बहुत तेज गति नहीं है उसकी जल की। जल केवल, अगर जल अपने आप रहेगा, एक सतह पर रहेगा, तो शायद वो बहुत ही मंद रहे, चलायमान बिल्कुल न रहे। वो चूंकि उसका एक धरातल बदलता है तो जल चलायमान दिखता है आपको, लेकिन जल का जो मूल स्वभाव है वो मंद का है। पृथ्वी गुरु है, पृथ्वी भारी है और सांद्र भी है, कंसंट्रेशन कितना उसमें अधिक है, तो वो आप उसकी
उसकी कल्पना नहीं कर सकते किसका कंसंट्रेशन है पृथ्वी में। तो वो पृथ्वी गुरु है और शांत है, ये उसके मूल स्वभाव में आते हैं, इसलिए इनको सामान्य गुण के साथ साथ विशिष्ट गुण के रूप में इनको देखा जाए। सामान्य विशिष्ट दोनों है इसके साथ, और सामान्य जो 10 सामान्य गुण है वो अलग से है, और ये उन द्रव्यों के अलग अलग कुछ विशिष्ट गुण के रूप में है जो दूसरे में सामान्यता नहीं है। अब हम लोग समवाय भी हम लोग पढ़ गए थे। समवाय को आप लोग और समझ लीजिए कि समवाय का अर्थ क्या है, कि वो समवायो, इसमें कहा गया समवायो अपृथक भाव, ऐसा भाव, ऐसे रूप में आप शामिल हों कि आप उसको अलग न कर सके। अगर अलग कर सके तो वो रूप नहीं रह पाएगा। अगर मान लीजिए आप द्रव्य में जो गुण कर्म निहित है, अगर उन सब में आप अलग कर दोगे उनको, तो वो समवाय बिखर जाएगा, तो वो द्रव्य की अपनी महत्ता खत्म हो जाएगी। द्रव्य वो द्रव्य नहीं रह पाएगा जिस द्रव्य की आप बात कर रहे थे। तो वो अपृथक भाव से जो है ये सब, और सन्नित्यो यत्र ही द्रव्य, वो कहते हैं कि सभी द्रव्यों का अपने गुणों के साथ, गुण और द्रव्य, गुण और कर्मों के साथ अपृथक भाव है। वो उसी के अंदर समवाय माने उसको अपने में शामिल किए हुए है, अपने बांधे हुए है। ये समवायी कारण है। ये सारे द्रव्य में जो गुण और कर्म निहित है वो समवाय कारण से निहित है। स नित्यो, वो नित्य माने हमेशा, सदैव, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, ये इसका स नित्यो यत्र ही द्रव्यम। वो कहते हैं गुण का है, गुण हमेशा जो है द्रव्य में रहेंगे, वो रहेंगे। समवाय नित्य है क्योंकि जहां द्रव्य रहेगा वहां गुण, जहां द्रव्य, अगर द्रव्य है तो ऐसा नहीं कि आप गुण को अलग कर दें, वो गुण रहेगा। जैसे हम बोलते हैं, जैसे M.K. यादव, मान लीजिए हम कहते हैं कि M.K. यादव जी है, तो M.K. यादव जी का जो अपना गुण है वो उनकी वजह से है, और अगर वो द्रव्य नहीं रहेगा तो गुण नहीं रहेगा, और अगर द्रव्य है मतलब वो है तो उनका गुण, जो उनके अंतर्निहित गुण है, वो उनके साथ हमेशा रहेगा। लोग गुण से पहचानते हैं, वो तो गुण कई रूप में हो सकते हैं, तो कि भाई वो समय से आ जाते हैं, वो कह देंगे नहीं सवेरे टहलते हैं, ये सब गुण है, जो उनके गुण बने हुए हैं, वो उनका स्वभाव और गुण वो उनके साथ हमेशा रहेगा। अगर वो नहीं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है इन्होंने कि किसी को भी, वायु द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, कर्म अप्रतिघात है, गुण शब्द है, तो ये आकाश, अगर ये अप्रतिघात खत्म हो जाएगा तो आकाश द्रव्य खत्म होने लगेगा। इस संदर्भ में इसको देखना, इसको बार बार पढ़िएगा, और जब इसको देखिएगा तो उसमें जहां कहीं एक बाद में प्रश्न आप लोग बताएंगे, तो प्रश्न करेंगे तो हम लोग उसको बताते रहेंगे कि भाई क्यों इसका वो है, क्योंकि ये इसको विचार के रूप में लाना है, ये समझना है। समझना ये है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई चीज दी हुई है और एक्सपेरिमेंट में करें। मन द्रव्य है, कर्म है, चिंतन करता है, विचार करता है, इस पर रहता है कि मैं करूं कि करने को, एक ध्येय बनाता है, संकल्प लेता है, ये उसके कर्म है। और गुण क्या है? अणुत्व है और एकत्व है। मन जो है सबको एकाकार करता है, मन ही बांधता है, मन सबको बांधता है, इंद्रियों को बांधता है, एकत्व। और वो अणुत्व है, वो छोटा, अणुत्व माने छोटे रूप में है, तो सूक्ष्म है, आत्मा तो और सूक्ष्म है। तो अब इनके आधार पर अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि सिद्धांत से हम लोग उपचार किए। अब सिद्धांत तो आया, सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमारे ये है, तो उन सिद्धांतों को, आयुर्वेद के सिद्धांतों को कैसे 10 उत्पत्ति सिद्धांत में कन्वर्ट किया गया। जब 10 उत्पत्ति सिद्धांत की बात हुई तो हम लोगों ने उसमें तम को शामिल कर लिया। जब तम को शामिल कर लिया तो हमारे पास 10 उंगलियां हो गई और 10 हमारे पास द्रव्य हो गए। तो इसमें आसानी क्या हुई, हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हम इसको समझा दें, यह समझना, जो सेमेस्टर 1 का ये समझना है 10 उत्पत्ति सिद्धांत, ये फिर हमेशा रहेगा। आप समझिए कि आपके पास द्रव्य करोड़ों की संख्या में द्रव्य है, लेकिन उनको 10 की संख्याओं में बांट दिया गया है। ये समझिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
और काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, इसमें बांटा गया है सबको। करोड़ों द्रव्य हो सकते हैं, लेकिन इन सबको 10 एनर्जीज में, ये एनर्जी है, ये 10 एनर्जी में उसको बांट दिया गया। तो अब 0 से संख्या 1 से 9 हुई, और 10वें को, जो 10वीं संख्या थी, उसको 0 कर दिया गया, ताकि 10 को 0 कर दिया गया, तो उससे हमारे 0 से 9 तक के हम लोगों ने माना। अब देखिए, जब साइकिल के रूप में चर्चा हुई, जैसे हम लोगों ने वहां चाइनीज में एक साइकिल पढ़ी थी कि साइकिल में ऐसे ऐसे होता है, तो हम लोगों ने ये साइकिल जो 10 ओरिजिनल साइकिल बनाया, उसमें क्या किया, उसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं थी। अब 0 को हम लोगों ने क्या कहा, 0 10 था, 10 तम था। तम माने क्या था, तम से मान रहे थे कि तम उत्पत्ति है और आत्मा क्या है, निष्पत्ति है। यानी तम से शुरुआत होती है और आत्मा से वो नष्ट होने बाद आत्मा जब हो जाती है, तो वो दूसरी बात फिर दोबारा प्रकृति के रूप में फिर 0 से उत्पन्न होती है। तो आत्मा निष्पत्ति है और तम उत्पत्ति है। तो अब ये दोनों बड़ी संख्याएं हैं। तो इन बड़ी संख्याओं को, या बड़ी एनर्जी, जिसको संख्या माने, इसको जहां हम जो कह रहे हैं ये क्रमांक ही रहेगा, लेकिन ये बड़ी एनर्जी के रूप में है। तो 0 और 9 ये दोनों एक रेखा में रख दी गई। एक अगर पूरा वृत्ताकार हम लोग सर्किल समझे, तो जो 0 और 9 एक ही शीर्ष में है। तो 0 शुरुआत और 9 उसकी निष्पत्ति है। तो अब 2 तरह की एनर्जी हम लोगों ने कल्पना के उसमें किया कि 2 एनर्जी को, कल्पना नहीं, ये विचार था। ये विचार क्या था, ये दर्शन था। अब वो हम लोगों ने देखा कि कुछ एनर्जी बहुत ही अधिक सक्रिय है, तो वो एनर्जी, सक्रिय एनर्जी को एक तरफ लिया गया और थोड़ा सा कम सक्रिय एनर्जी को दूसरी तरफ ले लिया गया। अब सक्रिय एनर्जी क्या क्या थी, सक्रिय एनर्जी में वायु, देखिए वायु की वजह से, अभी आप आगे पढ़ेंगे, वायु और अग्नि बहुत प्रचंड शक्तियां हैं। और उसी तरह काल और दिशा, काल भी और दिशा भी भ्रमित कर दे तो भ्रमित कर दे। तो और काल की वजह से सारा कुछ है। काल नष्ट नहीं होता, काल आत्मा के साथ जाता है। तो ये कहते हैं कि जो काल है, तो इसलिए वायु, अग्नि और काल और दिशा, अब इनका क्रमांक हम लोगों ने वही रखा था। एक आकाश से शुरू किया था, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश 1, वायु 2, अग्नि 3, जल 4, 5वां पृथ्वी। यहां तक हो गया था हमारा भौतिक द्रव्य, उसके जिसको महाभूत हम लोग कह रहे थे। इसके बाद फिर काल और काल 6, 7वां दिशा, 8वां मन और 9वां हमारा आत्मा। तो 0 9 तो हम लोगों ने एक सीरीज में रख दिया नीचे, और उसी शीर्ष पर हम लोगों ने 9 रख दिया था। तो एक साइड में हम लोगों ने सक्रिय ऊर्जा रखा 2, 3 और 6 और 7, उनका क्रमांक ही आया था। दिशा का क्रमांक 7 है और काल का क्रमांक 6 है। तो 2, 3, 6, 7 एक साथ रख दिया गया, और इधर 1 एक रखा गया, 1 आकाश था और 4 जल था, 5वां पृथ्वी थी और 8वां मन था। तो ये जो कम सक्रिय ऊर्जाएं थी वो एक तरफ रख दी गई। ये लेफ्ट राइट का कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है कि एक तरफ एक एनर्जी, 4 एनर्जी, और दूसरी तरफ 4 एनर्जी रख दी गई, और 0 और 9 एक तरफ रखा गया, तो 8 ही बची। तो 8 एनर्जी को 4 इधर, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ किया गया। तो इस रूप में उसकी यहाँ शुरुआत की गई। अब ये जब ये रखने क्रम, ये जो रखा गया, ये क्रम जो रखा गया, सिद्धांत तो वहां का था, आयुर्वेद का, लेकिन रखने का क्रम जो है ये एस्पस प्रयागराज ने किया। अब क्या हुआ, जब 10 उत्पत्ति से अब ये हुआ कि हम लोग प्रभावित कहां से थे। हम लोगों का एक और एलिमेंट था, हम लोगों ने कहा था, एक सूत्र हमको पढ़ा था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे और यावंता पुरुषे तावंतो लोके। तो जितने भी मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में, लोक में थे, वो ब्रह्मांड वो हमारे पुरुष में पाए जाते थे, यानी मानव में, और जितने मानव में वो हमारे ब्रह्मांड में। तो यानी हमने तुलना किया, ब्रह्मांड की तुलना पुरुष से किया, मानव से किया। तो ये जो बाद का दर्शन आया प्रोफेसर पार्क जेबू का, क्योंकि
ये सब सिद्धांत अपने आप एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पार्क जेबू ने भारतीय दर्शन के इस सिद्धांत को लिया और उन्होंने कहा कि जैसे हम लोक से, ब्रह्मांड से तुलना पुरुष की, मानव की करते हैं, वैसे मानव में भी तो खोज सकते हैं। तो उन्होंने हथेलियों में खोज दिया कि हथेलियों में हमने ये सारे रख दिए। तो उन्होंने टीसीएम की सारी मेरिडियंस हाथों में और पांव के तलुओं में रख दिया था। तो जब वो उन्होंने ये किया तो ये उसी के बाद का डेवलपमेंट हुआ। वो 1975 का डेवलपमेंट था और ये 2001 का डेवलपमेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम लोगों का अर्थ ये है, एस्पस प्रयागराज ने क्या किया कि उन्होंने हथेलियों में उंगलियों में ही सब द्रव्यों के 10 द्रव्यों को इसी में स्थापित कर दिया। अब कैसे स्थापित किया? अब उन्होंने जैसे देखिए, एक तरफ वाला कंसेप्ट है सक्रिय और कम सक्रिय ऊर्जा। अब हम लोगों ने, अच्छा एक और सिद्धांत है, सामान्य रूप से हम दाहिने हाथ से अधिक काम करते हैं, तो इसको सामान्य दर्जा दिया गया। बाईं तरफ से हम लोग कम काम करते हैं तो इसको विशेष। सामान्य माने क्या था? जो हमेशा सबके साथ हो, सामान्य रूप से हम दाहिने से काम करते हैं तो उसको सामान्य दिया गया, और जो बाईं तरफ से कम काम करते हैं वो हम लोगों ने विशेष का दर्जा दिया। एक सिद्धांत ये था। दूसरा सिद्धांत क्या था? हम लोगों ने चाइनीज पढ़ा है, टीसीएम पढ़ा है, तो टीसीएम में हम लोगों ने क्या देखा था? टीसीएम में हम लोगों ने देखा कि उनका कंसेप्ट था कि जो वहां के राजा थे, तो वहां साउथ और वहां उसका दिशा का भी भान है, तो उन्होंने कहा राजा जो था वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठता था। तो दक्षिण की तरफ मुंह जब करके बैठता था तो दाहिनी तरफ जो होता था वो पश्चिम दिशा होती थी। दाहिनी तरफ अगर मुंह करके आप बैठे तो आपका दाहिना हाथ आएगा पश्चिम की ओर और बायां आएगा आपका पूरब की ओर। तो जब बायां आपका पूरब की ओर आएगा और बायां सूर्य है, और सूर्य हम लोगों ने पढ़ा यांग, तो सूर्य यांग है तो बाईं तरफ यांग हुआ और दाहिनी तरफ इन हो गया। तो इन और यांग के सिद्धांत में भी दाहिने और बाएं का कंसेप्ट है, यानी बायां यांग और दायां इन। तो यांग क्या है? अधिक सक्रिय ऊर्जा यांग है और कम सक्रिय इन है। वही सिद्धांत यहां भी मोर और लेस सामान्य विशेष का उदाहरण में भी वही आया। सामान्य दाहिना इन, बायां अधिक सक्रिय यांग, वही सिद्धांत यहां किया। तो अब दाहिने से शुरुआत किया कि उन्होंने अब एनर्जी का बढ़ता क्रम है, आकाश के बाद वायु, तो वायु में आकाश भी शामिल है, यानी वायु बड़ी एनर्जी है। तो पहले उंगलियों में देखा, सबसे छोटी उंगली को उन्होंने कहा आकाश, राइट से शुरू किया, दाहिने शुरू किया तो 1 नंबर आकाश को लिया। अब एनर्जी बराबर के आसपास की एनर्जी में ट्रांसफर माना गया कि भाई दूसरी एनर्जी बराबर की होनी चाहिए। तो दूसरी एनर्जी जो थी नंबर 2 की एनर्जी, वो वायु हुई तो लेफ्ट में रख दिया गया, क्योंकि इस हाथ में कोई उंगली नहीं थी जो उसके बराबर हो। तो दूसरे नंबर की एनर्जी को लेफ्ट में उसी के बराबर वाली एनर्जी में रख दिया गया। थोड़ी बहुत बड़ी होगी या उसी के आसपास होगी। अब एनर्जी का सिद्धांत ये भी है कि एनर्जी पास में तो विचरण करेगी। नॉर्मली एनर्जी अगर दूर जाना हो तो दूर बाद में जाएगी, पहले पास में जाएगी। तो उसी हाथ में जो उससे बड़ी उंगली थी उसमें 3 नंबर की उंगली रख दी गई, तो 3 नंबर की उंगली उसी में आ गई, तो 3 एनर्जी इसमें आ गई। अब उसमें कोई उंगली थी नहीं, तो चौथी एनर्जी राइट उसी बराबर एनर्जी में आ गई, चौथी नंबर की उंगली फिर राइट में आ गई। अब जब चौथी उंगली आ गई तो एनर्जी फिर पांचवी, इससे बड़ी उंगली छठवीं उंगली थी, पांचवी थी, तो पांचवी राइट में ही आ गई, रिंग फिंगर। इसके बाद रिंग फिंगर जब इसके बराबर, इससे बड़ी मिडिल फिंगर तो बड़ी थी,
इसी बराबर कौन थी? 6 नंबर की थी उंगली जो लेफ्ट रिंग फिंगर थी, तो 6वां नंबर यहां ले लिया गया। 7वां नंबर उसके बगल में लिया गया, उससे बड़ी एनर्जी 7वां नंबर की लेफ्ट मिडिल फिंगर, 7वें नंबर की एनर्जी, और उसके बराबर की एनर्जी थी आपकी 8वें नंबर की मन की। और जीरो को तो राइट में 0 मान लिया हम लोगों ने, और लेफ्ट को हम लोगों ने 9 मान लिया। तो इस तरह एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि अधिक सक्रिय एनर्जी 2 3 6 7 एक तरफ आ गई, 2 3 6 7 9, और 0 और 1 4 5 8 0, हाँ 0 1 4 5 8 इसमें एक तरफ आ गई, और 2 3 6 7 9 एक तरफ आ गई। तो ये एनर्जी का रखने का पैटर्न यहाँ शुरू किया गया। देखिए यही उंगली है, यही उंगली उसी तरह उन्होंने रखा गया। और ये 10 ओरिजिन आपका ये कंसेप्ट उंगलियों में प्रतिस्थापन का जो द्रव्य का सिद्धांत हुआ वो ऐसे रखा गया कि इस रूप में हम लोगों ने इन उंगलियों में अपने इन द्रव्यों को स्थापित कर दिया कि इस उंगली में ये द्रव्य है। ये चिकित्सा की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी तरह टो में भी, टो में वही देखिए, टो में ऊपर छोटे बड़े का बहुत ध्यान नहीं रखा गया है, वही क्रम लिया गया है जो उंगलियों में है। तो आपकी उंगलियों में क्रम है, वही क्रम पैरों में बिल्कुल उसी रूप में रख लिया गया कि अगर अंगूठे के बगल में यहाँ पर 4 आ रहा है तो यहाँ भी राइट में अंगूठे के बगल में 4 आएगा, इस रूप में रख दिया गया है। ठीक है, अंगूठे के बगल में 4, फिर उसके बगल में 8, उसके बगल में 5, फिर उसके बगल में 1। तो सबसे छोटी उंगली 1 और सबसे बड़ा अंगूठा 0 राइट में, और लेफ्ट में बड़ा अंगूठा 9, और उसके बिल्कुल बगल में 3, फिर 7, फिर 6, और सबसे छोटी उंगली 2। ये क्रम वहां पर छोटी बड़ी का उंगली का बहुत अंतर नहीं रखा गया, वही क्रम रखा गया जो हाथों में है। तो इस रूप में इन्होंने अपने को स्थापित कर दिया। फिर क्या हुआ? चाइनीज में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखिए ये सिद्धांत पढ़ा था। हुआ क्या कि जो हम अब ये हुआ कि हमारी एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है। तो हमने कहा कि अगर कोई भूत भाव है, कोई आपके शरीर का द्रव्य है या भाव है, और वो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कोई मेरिडियन होगी। मेरिडियन माने स्रोत कोई होगा, हम लोगों ने स्रोत कहा, आयुर्वेद में स्रोत कहा गया। तो कोई सोर्स, तो कोई स्रोत होगा, कोई रास्ता होगा, कोई नाड़ी होगी, तो कोई मार्ग होगा, तो वो मार्ग जो है स्रोत कहे गए। तो यानी अनगिनत स्रोत है। चाइनीज में उन्होंने इसको मेरिडियंस को डिफाइन किया था कि जहां से मनुष्य का श्रेष्ठ जन्म हुआ, द मीन्स बाय वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, और द मीन्स वेयर बाय डिजीज अकर्स, माने डिजीज जो है बाहर से आती है, और द मीन्स बाय वेयर बाय मैन इज क्योर्ड, मैन आदमी ठीक हो जाता है, वही मार्ग है। और द मीन्स वेयर बाय डिजीज अराइजेज, जहां से अंदर से उत्पन्न होती है, अंदर शरीर के अंदर कोई कमी होती है तो ये डिजीज बढ़ती है। तो वो 12 मेरिडियन रखी गई थी, और 2 कंट्रोलिंग, इस तरह 14 मेरिडियंस के माध्यम से मेन उन्होंने किया था। हमारे यहाँ आयुर्वेद में स्रोत बहुत अधिक हो गए और असंख्य स्रोत हुए, लेकिन ये कहा गया कि भाई हम लोग को इन चूंकि द्रव्यों का हमें माना हुआ, तो इन्हीं द्रव्यों के उसमें ही हम अपनी कल्पना करें कि हम लोग अपने द्रव्यों का कैसे खरीदते। अब हमारे यहाँ जब हम लोगों ने कहा कि कोई चीज खोजना है, तो हम लोगों ने मैप का सहारा लिया। मैप में क्या था? विश्व के किसी मानचित्र में कहीं जाना हो तो आपको क्या जाना पड़ेगा? आपको क्षैतिज रेखाएं कल्पना करने की, और कुछ आपको लंबवत रेखाएं कल्पना करनी पड़ेगी। तो इन 2 सिद्धांतों के आधार पर आप किसी जगह पे पहुंच सकते हैं कि लंबवत और क्षैतिज, लंबाई और चौड़ाई, मतलब आप क्षैतिज स्रोत में कहां पर है और लंबवत कितने हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसमें मैप में। तो वहां से ये आधार लिया गया कि जैसे हम लोगों ने गणित में पढ़ते थे कि वो क्यूब बने हुए हैं, तो आपको पहुंचना है तो दाहिनी तरफ चले जाइए, फिर बाईं तरफ चले जाइए। तो उसी आधार पर लंबवत जो वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 2 की कल्पना की गई। लेकिन बीमारी की दशा ये थी
कि कभी मान लीजिए आपकी बीमारी एक ही दिशा में, मान लीजिए दाहिनी तरफ आपकी बीमारी पेट की तरफ हो और ऊपर भी हो और फिर ऊपर भी हो, तो ये तो लंबवत हुई है ना, ये बीमारी लंबवत हुई, ऊपर से नीचे से ऊपर आ रही है, तो ये लंबवत स्रोत में हो गई। अगर बीमारी इस तरह हो तो ये क्षैतिज स्रोत में हो गया। लेकिन ये खोजा गया कि अगर हमारे जो छोटे छोटे सेल हैं, जो हमारे टिश्यू हैं, उनमें बीमारी पहुंच गई है तो कैसे करें। तो उसके लिए एक और स्पाइरल मेरिडियन की खोज की गई कि ये स्पाइरल मेरिडियन भी होना चाहिए, क्योंकि यह जिगजैग में बाएं दाएं, मैंने जब बीमारी यहाँ भी हो रही हो, लेफ्ट में राइट में भी आपके तकलीफ हो, पीछे भी तकलीफ हो, कमर में भी तकलीफ हो, तो यानी ये हुआ कि बीमारी की दिशा जो है तिर्यक स्रोत में है। तो वो एक कंसेप्ट तिर्यक स्रोत का कंसेप्ट रखा गया। तो यहां तक जो है, अब स्रोतों का वर्गीकरण जो है इसमें अलग से डिफाइन रूप में वो नहीं है। तो हम ऐसे बता रहे हैं कि उंगलियों में क्या किया गया, इन्हीं में हर उंगली में, क्योंकि 10 हमारी एनर्जी थी, तो 10 एनर्जी उंगलियों पर स्थापित कर दी गई। 10 उंगलियों में जैसे लंबवत स्रोत है, तो लंबवत माने नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर के उसमें 10, एक उंगली में 10 रख दी गई, ऊपर आगे पीछे सब रख दिया गया। तो एक तो ये आधार हो गया, तो 10 इसमें बन गई। फिर ये हुआ कि 10 आपको हॉरिजॉन्टल भी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो उंगलियां थी उनमें 0 नीचे में माना गया, और उसके बाद इसको 3 पहले वाले जो पित्त ज्वाइंट था उसको उन्होंने मान लिया 3, और जो वात ज्वाइंट था उसको मान लिया उन्होंने 6, और 6 से 9 के बीच में यहां आ गई, और 3 से 6 के बीच में यहां रही, और 0 से 3 के बीच में यहां रही। इस तरह उन्होंने सब उंगलियों में सबको बांट दिया। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया, तो लंबवत हो गई। अब जब स्पाइरल की मेरिडियन की बात आई तो भी इसी में स्थापित हो गई, क्योंकि वो स्पाइरल माने बाएं से दाएं जाएगी, दाएं से उधर जाएगी, यही तो हुआ। तो उन्होंने कहा कि उसके रूप में कि जो लंबवत और हॉरिजॉन्टल जो संख्या है उसको मिला दीजिए, बस 3 को 3, 4 से 4, 5 से 5 जहां मिलाएंगे तो वो उस रूप में उसको स्थापित कर दिया गया, ये बनाया गया। लेकिन एक और पॉइंट आया कि कैसे ऊर्जा को रखें, कि मान लीजिए 0 बीच में है और पीछे की तरफ 9 है, यहाँ पीछे की तरफ 9 रख दिया गया। तो ये हुआ कि एक किधर एक अब हम लोगों ने पढ़ा था ना उस चार्ट में, ये चार्ट कि 1, 4, 5, 8 एक तरफ होंगे, तो 1, 4, 5, 8, तो ये हुआ कि एक रखा किधर जाएगा, तो एक रखा जाएगा, उन्होंने कहा कि एक रखा जाएगा, अगर उंगली की बात करेंगे तो जिधर हमारा अंगूठा है उधर की तरफ 1 आएगा, तो फिर उसी बगल में 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और फिर 8 पीछे चला जाएगा, और 5 और 6 ये देखिए इस रूप में आएंगे मोटाई वाले भाग में, जिसको लैटरल साइड बोलते हैं। जो मोटा वाला भाग है साइड वाला, इसमें 5 और 6, 5 इधर आएगा अंगूठे की तरफ, तो 5 ये आ जाएगा, और 6वां इधर आएगा, वो साइड में आएगा। केवल पीछे 7, 8, 9 आएंगी बस, 5 और 6 बिल्कुल मोटाई वाले में आएगा भाग में। सामने वाले भाग में 0, 1, 4, 2, 3 इतनी आएंगी, 5 सामने आएंगी, 2 साइड में आएंगी, और 3 पीछे आएंगी, 7, 8, 9 बस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, साइड में 5वां और 6वें की एनर्जी। अब जब अंगूठे की बात आई, अंगूठे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई कि अंगूठे में केवल दो ही पोर थे,
ज्वाइंट, नीचे का ज्वाइंट और ऊपर का ज्वाइंट। तो 0 तो इसमें रखा गया, लेकिन यहां पर रखा गया कौन सा, यहां रखा गया 5, यहां 5वां रख दिया गया। तो 0 से 5 तक यहां, और 5 से ऊपर 9 तक यहां। और जब पीछे की बात आई, अंगूठे के पीछे की साइड की बात आई, तो जहां पर नाखून है उसके जस्ट नीचे 7 रखा गया, उसके जस्ट नीचे 7 रखा गया, 7वां नंबर। जहां पर नाखून है उसके जस्ट नीचे एक लाइन खींचे तो हॉरिजॉन्टल जो हुई वो 7वें नंबर की वहां पर आई, और उसके 8वां नाम अंगूठे के ऊपर आया। ये इस तरह कर दिया गया। ये बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर आपको आगे चार्ट खैर मिलेगा, बताएंगे उसमें आगे, लेकिन हम आपको शुरुआत बता देते हैं। अभी समय है 2-4 मिनट। अब क्या हुआ कि जब उंगलियों में स्थापित कर दिया तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम आई कि हम लोग करें क्या। हमको ऑर्गन करना था ना, हमको ऑर्गन को उसमें शामिल करना था। तो ऑर्गन को शामिल करने के लिए क्या किया गया, हम लोग बिल्कुल वही चीज करें। आकाश, आकाश में वहां पर क्या था, आकाश था ही नहीं, चाइनीज में आकाश था ही नहीं। हमारे यहाँ आकाश को उसी रूप में माना गया कि हम आकाश से जुड़ाव कैसे महसूस कर रहे हैं। जैसे मतलब हम अगर वैसे ले तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से ऑक्सीजन के रूप में, तो हम लोग उसको उस रूप में भी ले सकते थे। आकाश माने होता है स्पेस, लेकिन आकाश को हम लोग माने कि आकाश से हम लोग को ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, तो हम लोग लंग्स को उससे जोड़ दिया। और लंग्स के साथ हम लोग किसको जोड़ा, वहां भी कॉम्बिनेशन क्या था, लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन थी, क्योंकि दोनों एक ही तरह काम करते थे। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया कि जब लंग्स को जोड़ा तो लंग्स को हम लोगों ने 1 नंबर दिया, आकाश को 1 नंबर दिया हमने। जब आकाश को 1 नंबर दिया तो हम लोगों ने कहा कि लंग्स है, तो अब लंग्स को रखें कहां हम लोग। तो हमारे पास 3 ज्वाइंट थे, उंगलियों में 3 ज्वाइंट थे। तो 3 ज्वाइंट में हम लोगों ने क्या किया कि अब इन और यांग का कंसेप्ट आया कि इन और यांग के हिसाब से रखना चाहिए। तो हम लोग इन एनर्जी किसको मानी थी, वहां पर चाइनीज में हम लोगों ने माना था कि इन ऑर्गन कौन सा है, लंग्स, लंग्स को इन ऑर्गन माना था, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोगों ने यांग ऑर्गन माना था। तो अब उंगलियों की बात आई तो जब ऊपर ऊपर वात, नीचे पित्त और तीसरा वाला कफ, 3 ज्वाइंट हमारे हुए। जो जुड़ा हुआ है, जो हथेली से जुड़ा हुआ है वो ज्वाइंट कफ का ज्वाइंट, बीच का ज्वाइंट पित्त का ज्वाइंट, और उसके ऊपर का वात ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट हुए। ये इस आधार पे भी हुए कि अगर हम अपने हाथ को यूं रखें, अपने हाथ को यूं रखें, तो हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस में क्या देखा था, ऊपर यहाँ लंग्स आ रहा है, यहाँ लंग्स आ रहा है, ये लंग्स का भाग है ना, तो ऊपर लंग्स और पीछे लीवर वगैरह आ रहा था, और नीचे गोनेड्स वगैरह आ रहे थे, यूरिनरी ब्लैडर वाले सब वो। तो इस हथेली में क्या था, ऊपर कफ, पीछे पित्त और नीचे वात। नीचे का एरिया पेट, लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास का एरिया वात का एरिया है, वात का क्षेत्र है। तो तीनों यही आधार वहां भी ले लिए गए। वही उंगली, ये कफ, ऊपर वाली कफ इससे जुड़ी हुई, ऐसे ऐसे डायरेक्शन जाइए, ऐसे डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये जैसे यहाँ कफ, यहाँ पित्त, यहाँ वात, तो वैसे ही यहाँ कफ, यहाँ पित्त, यहाँ वात। वही डायरेक्शन जो है हम लोगों ने इसको ले लिया कि ऐसे ही डायरेक्शन में हमारा चलेगा। और सब जो हथेली से जुड़ी हुई उंगली है वो ज्वाइंट है, उस पर हम लोग रखेंगे कफ का, और उसके बाद वात का, वो पित्त का, और फिर वात का। दूसरा आधार क्या रखा गया, दूसरा आधार ये रखा गया कि ये जो उंगली है सबसे अधिक ये हिलती है। देखिए सबसे अधिक यहां से, अगर यहां से जोड़े तो सबसे अधिक यहां हिलेगी, यहां कम हिलेगी और यहां बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो
इन ऊर्जा को हम लोग क्या मानते थे? इन ऊर्जा को अंदर मानते थे जो कम चलायमान है, और यांग ऊर्जा को हम लोग मानते थे कि जो बहुत ही चलायमान है। यांग ऊर्जा हम लोग ने कहा था ना कि चाइनीज में कहा था कि आकाश की ओर गई, और इन ऊर्जा सघन होकर के नीचे बैठ गई। तो जो चलायमान थी वो यांग ऊर्जा थी। तो जो चलायमान था यांग ऊर्जा थी, तो यांग ऑर्गन जो था वो ऊपर रख दिया गया। तो ऊपर वाले ज्वाइंट में क्या आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन। नीचे वाले में क्या आ गया? लंग्स। यहाँ पर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन आ गया ऊपर वाले में, और यहाँ आ गया लंग्स राइट वाले में। ये ठीक है, दो ऑर्गन स्थापित हो गए। अब ये इसी तरह हम लोगों ने हार्ट, सेकंड आकाश वायु के साथ हम लोगों ने हार्ट रखा। हम लोगों ने वायु के साथ हार्ट रखा। क्यों? क्योंकि जैसे वायु बहुत चलायमान है, वैसे ही हार्ट भी बहुत चलायमान है। हार्ट जो है 0.8 सेकंड में पूरे शरीर का परिभ्रमण रक्त का करा देता है, यानी हार्ट की गति बहुत तेज है। यही तो उसका अर्थ हुआ। तो जैसे वायु की गति वहां से, तो वायु के साथ हम लोगों ने हार्ट रख दिया, और हार्ट नीचे रखा कफ ज्वाइंट में, और वात ज्वाइंट में हम लोगों ने हार्ट के साथ जोड़ा था वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां भी हम लोगों ने भी स्मॉल इंटेस्टाइन जोड़ दिया। दोनों का नेचर एक था, दोनों रक्त बना रहे थे, दोनों पोषण दे रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही थी? शोषण कर रही थी। शोषण कर रही थी यानी शोषण कर रही थी, एब्जॉर्प्शन कर रही थी उससे रक्त बनाने के लिए। और रक्त बनाने का परिभ्रमण कौन करा रहा था? हार्ट करा रहा था। तो हार्ट का भी वही काम था और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी वही काम था। दोनों काम एक ही तरह के। और हार्ट पोषण दे रहा था, वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन ले जा रहा था। आरबीसी में हीमोग्लोबिन रखा, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन रख दिया। तो इन सब के माध्यम से सबको, सारे सेल्स को भोजन बांटता हुआ चला। ये उसका काम था। और भोजन बनाने काम में सबसे अधिक सारे मिनरल्स, सारे वाटर मिनरल्स, सारी चीजें उसने कहाँ लिया? स्मॉल इंटेस्टाइन ने शोषण किया, एब्जॉर्प्शन किया, और तब उसे रक्त बना दिया चैनल्स में। तो ये काम फिर थर्ड आया अग्नि। तो अग्नि में हम लोगों ने लीवर को जोड़ दिया। क्यों? जो अग्नि का काम है, अग्नि का काम है पाक करना, शुद्ध कर देना, पृथक, हम लोगों ने देखा था विभाग कर देना, शुद्ध परिष्कृत कर देना। तो ये वाला काम कौन कर रहा था? लीवर। लीवर क्या कर रहा था? डिटॉक्सिफाई कर रहा था। लीवर शुद्ध कर रहा था आपके रक्त को। रक्त में जो बीमारियां थी, जो कीटाणु थे, जो जीवाणु थे, उनको मार दे रहा था और शुद्ध कर दे रहा था। तो उसने उसमें लीवर को हम लोग रखा। तो लीवर को मतलब कफ ज्वाइंट में और लीवर के साथ जुड़ा हुआ, वहां भी चाइनीज में भी वही गॉल ब्लैडर था, वही गॉल ब्लैडर हमने रख दिया। तो यांग उधर हो गया। अब जल की बात आई तो जल में वहां भी किडनी तत्व था। हम लोग यहाँ जल में किडनी तत्व रखा, किडनी इसमें रखा, इसमें कफ ज्वाइंट में, और वात ज्वाइंट में हम लोगों ने यूरिनरी रख दिया। पांचवें में हम लोगों ने, जब पांचवें की बात आई तो पांचवें पृथ्वी है, तो वहां भी हम लोगों ने क्या किया था? पृथ्वी में हम लोगों ने स्क्रीन को और स्टमक को रखा था। तो यहाँ भी स्क्रीन को हम लोगों ने कफ ज्वाइंट में रख दिया और स्टमक को हम लोगों ने वात ज्वाइंट में रख दिया। यहां तक तो हमारी चल गई। अब चूंकि काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, इनका अलग कंसेप्ट था, ये वहां पे था नहीं। तो हमारे पास काल की जब बात आई तो काल हमारी उंगली नंबर 6 में आई। तो काल में क्या हुआ? काल का जो हम लोगों ने देखा कि काल का सबसे अधिक परिचय कौन है, तो हम लोगों ने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड ही वो सेंसेशन दे रही जो वातावरण के साथ, जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ हमारा तादाद में स्थापित कर रही है, हमको बता रही है। तो ये रीढ़ की हड्डी ही थी जो ब्रेन का ही पार्ट है। तो उसमें ये सेंसेशन सब पहली बार संवेदना हमको आ रही है और वही ले जा रही। तो वो नर्वस सिस्टम को जो हम लोगों ने कहा, वहां काल जोड़ दिया। तो वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, इन सब का आभास काल करा रहा था। तो हम लोगों ने स्पाइन को यहाँ जोड़ दिया। अब
स्पाइन जहां से नीचे शुरू होती है ऊपर टॉप पे जाती है तो वहां पर मेडुला है। तो मेडुला जो मेन है, मेन मेडुला थे, तो मेडुला को हम लोगों ने कफ जॉइंट में रख दिया और स्पाइन को हम लोगों ने ऊपरी जॉइंट में स्पाइन को स्थापित कर दिया। तो ऊपर स्पाइन वात जॉइंट में और नीचे मेडुला आ गया। अब 7वें नंबर की बात आई, 7वें नंबर मिडिल फिंगर हुई, लेफ्ट मिडिल फिंगर। तो 7वें में जब आई तो आप आगे चल के पढ़ेंगे कि मेडुला जो है, जो हमारा एक ब्रेन स्टेम कहलाता है। तो ब्रेन स्टेम माने ब्रेन का तना समझ लीजिए। तो नीचे से जो नीचे तो रीढ़ की हड्डी हो गई और रीढ़ की हड्डी के बाद मेडुला आ गया गर्दन के पास, और गर्दन से ऊपर के जो भाग हुए उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण वो है। 3 का महत्वपूर्ण क्या है? पहले वहां पर मेडुला के बाद आएगा तुरंत पोन्स आ जाएगा, फिर मिड ब्रेन आ जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, और उसी के बगल में पोन्स, और पोन्स के आसपास ही दोनों साइड में हमारे पीछे उसमें सेरेबेलम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं छोटा ब्रेन। तो वो सेरेबेलम आ गया। तो अब हम लोगों को रखना था, तो जो इस यहाँ पर थी, तो अब पोन्स को हम लोगों ने रखा वात जॉइंट पर, और जो यांग इन ऑर्गन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर किसको रखा? यहाँ पर सेरेबेलम को रख दिया। क्यों? दिशा का संकेतक था। दिशा क्या है? जो सेरेबेलम है वो दिशा कंट्रोलर, मतलब आपको बैलेंसिंग का काम करती है। तो दिशा में अगर आप पैर से इधर उधर करते रहें और हिलते रहें तो आपका सेरेबेलम व्यवस्थित नहीं है। तो दिशा में हम लोगों ने सेरेबेलम रख दिया। तो सेरेबेलम को रख दिया दिशा में, कफ जॉइंट में, और वात जॉइंट में हम लोगों ने पोन्स रख दिया। अब जब 8वें नंबर की बात आई, मैडम मैं 5 मिनट और ले रहा हूँ बस केवल, मंटू मैम 5 मिनट बस केवल। नहीं कोई बात नहीं सर, ठीक है। इसके बाद जब 8वें नंबर की बात आई तो मन में हम लोगों ने क्या किया कि एक हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम माने सिस्टम में हम समझ सकते हैं, सिस्टम माने ऑर्गन का समूह, यही तो माना जाता है। तो उस सिस्टम में 9 छोटे छोटे ऑर्गन है, ब्रेन के ही पार्ट हो करके 9 पार्ट है ब्रेन के, जो आपस में कोऑर्डिनेट करके सारी संवेदना, सारे विचार, सारे जो एक्शन, इन सबको, इन एक्शन पोटेंशियल इनको जनरेट करते हैं। यानी क्या काम करते हैं वो, उसको लिम्बिक सिस्टम कहा गया है, लेकिन कंट्रोलर उसका हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस है वो भी कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर वही है। तो हाइपोथैलेमस है उसका, तो उसको वो क्या 9, तो उस लिम्बिक सिस्टम को, क्योंकि विचारों का, चिंतन का, विचारधारा का, बात करने का, सब सारी चीजों का, संवेदना का वो था, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आती है वातावरण से उसको वो एनालाइज करता है। वो सब काम, विचार करने का काम जो है लिम्बिक सिस्टम का था। इसलिए लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने 8वें नंबर की उंगली में, मन की उंगली में कफ जॉइंट में रख दिया, और ऊपर मिड ब्रेन को रख दिया। क्योंकि मिड ब्रेन क्या था? उसका टॉप का था। मिड ब्रेन इज ऑन द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन को हम लोगों ने रख दिया वात जॉइंट में, और लिम्बिक सिस्टम को रख दिया। अब 9वें की बात है भाई, ये आत्मा थी। तो आत्मा माने हमारे यहाँ से, हमारा आत्मा हमने माना था कि आत्मा अपर है, यानी हमारे बहुत निकट है। तो आत्मा सर्वशक्तिमान होने के नाते आत्मा में क्या रख दिया गया? बाहर ऊपर की तरफ में, आप ब्रेन में भी देखिएगा, ऊपर कॉर्टिकल ब्रेन है, ऊपर की तरफ कॉर्टिकल ब्रेन है जो नेचुरली अधिक मूवमेंट वाला है, और अंदर न्यूक्लियस मान लीजिए कि आप अगर मॉडर्न साइंस की भाषा में बात करें, मानव शरीर विज्ञान में, तो उस न्यूक्लियस का अर्थ ये है कि जो सेल बॉडीज हैं, जो न्यूरॉन्स की बॉडीज है, उनका भाग है। तो वो न्यूरॉन्स की बॉडी का जो है सेल के न्यूक्लियस का मतलब भीतर का भाग जो हुआ, न्यूक्लियस को रख दिया गया इसमें, जो सेंटर पार्ट था जहां से आत्मा का, तो ये आत्मा को कर दिया गया। आत्मा को यहाँ नीचे ऊपर कॉर्टिकल ब्रेन, वात जॉइंट में, और कफ जॉइंट में हम लोगों ने दिया उसका न्यूक्लियस। अब इसकी बात आई थंब की, तो राइट थंब की जब बात आई तो 0 था हमारा, उत्पत्ति का है। तो उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? वात जॉइंट, मतलब वात माने जो एक्शन पोटेंशियल वाला अधिक हो ना, जो चलनशील हो, गमनशील हो, जिसमें ऊर्जावान हो, यांग एनर्जी। तो यांग एनर्जी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रख दिए गए। उससे अधिक तो अधिक
कोई चलायमान हो नहीं सकता, उससे अधिक तो कोई प्रभावशाली हो नहीं सकता। तो यांग ऑर्गन को हम लोगों ने यहाँ रख दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और नीचे हम लोगों ने रख दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो रह गया था। इस तरह हम लोगों ने 10 में स्थापना मेन ऑर्गन्स की वात और कफ ज्वाइंट में रख दिया। आगे पित्त ज्वाइंट में हम लोगों ने क्या क्या रखा ये आपको बताएंगे, और आप लोग इसको थोड़ा सा, आयुर्वेद चूंकि नया चीज है तो इसको पढ़ना है, थोड़ा सा मनन करना है। थोड़ा सा मनन करेंगे आपको सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आपको आनंद आने लगेगा कि ये जब कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ये सब डेवलपमेंट तब का है, ये डेवलपमेंट ये वाला जो आयुर्वेद का सिद्धांत तो वही था। इस सिद्धांत को रखने के पीछे जो धीरे धीरे विचारधारा हुई, इसमें आपको प्रेम आने लगेगा और आपको रश्क होने लगेगा उर्दू के शब्दों में, और आपको लगेगा देखिए कैसे कैसे इसको डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट यही का है और यही प्रयागराज का है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना। मैडम यहाँ वेट कर रही है, मैडम मंजू गुप्ता हैं, मैं उनको स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, और वो लॉ ऑफ ज़ीक्लफ पॉइंट से शुरू कर, उनका स्वागत है। और मैडम पहले भी पढ़ा चुकी हैं, तो मैडम का स्वागत करिए और उनकी बातें ध्यान से सुनिए। सभी को नमस्कार। आज हम टीसीएम में लॉ ऑफ ज़ीक्लफ पॉइंट को पढ़ेंगे। तो जैसा कि टीसीएम में हमारे शरीर में मुख्य रूप से 12 ऑर्गन्स बताए गए हैं और उससे संबंधित 12 पेयर्ड मेरिडियन बताई गई हैं। तो इन 12 मेरिडियन में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर कि ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, और जैसे यदि, और इन मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी के द्वारा जो इन मेरिडियन में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, और यदि उस ऊर्जा के प्रवाह में किसी कारण से, किसी कंजेशन के कारण ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है, तो उस एक ज़ीक्लफ पॉइंट, उस बिंदु को ज़ीक्लफ पॉइंट कहते हैं जिस बिंदु पर वो ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। और इस ज़ीक्लफ बिंदुओं पर ही उपचार दिया जाता है, और इन ज़ीक्लफ बिंदुओं पर उपचार हम एक्यूट बीमारी में भी दे सकते हैं और क्रॉनिक बीमारी में भी दे सकते हैं। और जैसे चीन में मंदिरों को, मंदिर में जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे मंदिर में जाने से हमें एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, और वहां मंदिर में जाने के बाद हम ऐसे लगता है कि जैसे हम चार्ज हो गए। आप कभी भी देखेंगे कि हम एकदम चार्ज होकर आए हैं वहां से, और उसके आने के बाद हम काफी संतुलन में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार इस ज़ीक्लफ पॉइंट को एक मंदिर की संज्ञा दी गई है। वहां चाइना में बौद्ध मंदिरों को हंग कहते हैं। तो इस प्रकार ज़ीक्लफ पॉइंट का महत्व भी शरीर में मंदिरों के समान ही माना गया है। और ज़ीक्लफ पॉइंट पर जब, जैसे एक होता है कि ज़ीक्लफ पॉइंट कहाँ पर, मेरिडियन में हमारे जब ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है, कहीं कहीं पर मेरिडियन घुमावदार होती है, कहीं पर मेरिडियन टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वहां पर कंजेशन के कारण ऊर्जा का फ्लो बिल्कुल सुचारू रूप से न जा पाने का, या किसी बीमारी के कारण थोड़ा रुक जाता है, तो इन पॉइंट पर वह ऊर्जा गहराई तक संचित हो जाती है, और उसे ही ज़ीक्लफ पॉइंट कहते हैं। और ज़ीक्लफ पॉइंट मेरिडियन में की और ब्लड दोनों ही गहराई से एकत्रित होते हैं। और एक इसकी विशेषता ये है कि ज़ीक्लफ पॉइंट सभी हमारे हाथों में कोहनी से नीचे मिलते हैं और पैरों में घुटने से नीचे, और ये इनकी एक विशेषता है कि ये सभी जॉइंट्स के आसपास ही पाए जाते हैं। ज़ीक्लफ पॉइंट सभी मेरिडियन में ज़ीक्लफ पॉइंट प्रत्येक जॉइंट्स के पास आसपास ही मिलते हैं। बस एक स्टमक का ज़ीक्लफ पॉइंट ST34 वो नी से ऊपर पाया जाता है। बाकी सभी ज़ीक्लफ पॉइंट कोहनी से नीचे, जॉइंट के आसपास, और नीचे पैरों में घुटने से नीचे ही, नीचे ही पाए जाते हैं। और एक ये है कि ज़ीक्लफ पॉइंट जिन मेरिडियन में जो ज़ीक्लफ पॉइंट पाए जाते हैं, उन पर उपचार
ब्लड से रिलेटेड बीमारियों का जो भी रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं उनका उपचार यिन मेरिडियन के जिक्लर पॉइंट पर किया जाता है। और जैसे और पेन या एक्यूट कोई भी बीमारी हो या पेन हो, उनकी बीमारी का उपचार यांग मेरिडियन के जिक्लर पॉइंट पर ही किया जाता है। जैसे इसमें हमें बताया भी गया है कि जैसे लंग्स मेरिडियन में बताया है, लंग्स मेरिडियन का जिक्लर पॉइंट LU6 बताया है। तो इसमें कॉन्ट्रावेक्शन बताया गया, ये लंग्स मेरिडियन हमारे यिन मेरिडियन है। और लॉस ऑफ वॉइस बताया गया, इसका उपचार किया जा सकता है। और हेमियोपोटेसिस एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है तो यिन मेरिडियन भी है, तो इसका उपचार यिन मेरिडियन पर ब्लड से रिलेटेड बीमारी पर भी किया जाता है। और ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन का बताया, LI7 जिक्लर पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बताया ऐसे सोर थ्रोट, एकदम गला सूख जाता है, या फेस पेन हो, स्वेलिंग हो, इन सब का उपचार लार्ज इंटेस्टाइन के LI7 जिक्लर पॉइंट पर किया जा सकता है। ऐसे स्टमक का बताया कि जैसे पेनफुल ब्रेस्ट हो, क्रैम्प्स हो, और गैस्ट्रिक पेन हो, गैस का प्रॉब्लम हो, तो ये स्टमक मेरिडियन यांग मेरिडियन है। और इसमें एपिगेस्ट्रिक पेन जैसे पेन हुआ, इन सब का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यिन मेरिडियन में जितने भी जिक्लर पॉइंट है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इलाज यिन मेरिडियन में ब्लड से रिलेटेड जिक्लर पॉइंट पर ब्लड से रिलेटेड बीमारियों का उपचार किया जाता है। ऐसे स्प्लीन में SP8 जिक्लर पॉइंट है, और इसमें ऐसे ब्लड स्टैग्नेशन इन द यूट्रस और लोअर एब्डोमेन में ब्लड स्टैग्नेशन हो जाता है, तो SP8 पर उपचार दिया जा सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं मैडम, एक सेकंड, जैसे स्टमक मेरिडियन में है, तो स्टमक मेरिडियन में हमेशा ध्यान रखिए कि स्टमक मेरिडियन सामने से आ रही है। हाँ जी, ये भी बता रही ना। हाँ जी बताते हैं। तो इसमें स्पेशली जो ये वाला ब्रश का लिया गया है, वो इसलिए लिया गया कि वो स्टमक मेरिडियन सामने से आ रही है, इसलिए वो है। नॉर्मली जो है स्टमक मेरिडियन जाएगी नहीं, इन भाग है, ये केवल स्टमक मेरिडियन है जो यांग एनर्जी है, लेकिन इन भाग से जा रही है, देखिए। तो ये यही सामने से जा रही है, इसलिए स्टमक लिया गया है। वो थोड़ा सा मतलब ये भी देखा जाता है कि मेरिडियन जहां से जा रही है उसका पाथवे भी देखा जाता है। हाँ, वो भी तो कारण है, कारण वही है, कारण वही कि स्टमक सामने से जा रही है। हाँ जी, इसलिए स्टमक मेरिडियन प्रभावित कर रही है। ठीक है सर। और ऐसे हार्ट से देखिए मैडम, मैं बता दूं, देखिए पहला सिद्धांत जब भी कभी आप लोग पढ़िए, तो ये तो पढ़िए, सारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत हमेशा होता है कि लोकल पॉइंट, हमेशा बोलते हैं पहला कि लोकल पॉइंट का अर्थ हमेशा क्या होता है? लोकल पॉइंट इज ऑलवेज मेरिडियन पॉइंट, यानी मेरिडियन कौन से जा रही है इस पर ध्यान दीजिए कि वो उस जगह पर, अगर आपको कुछ भी ना मालूम हो तो उस मेरिडियन, मैंने पहले बताया था एक बार कि मेरिडियन का, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये मेरिडियन है और इस मेरिडियन के इस भाग में हमको दर्द हो रहा है, तो उस और कुछ जानते हो, उस मेरिडियन के जो आसपास का पॉइंट हो, आप वहां मेथी लगा लो तो भी आपको, क्योंकि मेरिडियन तो है ही है, वो पहला लोकल पॉइंट है। फर्स्ट सिद्धांत लोकल पॉइंट। नंबर 2 सिद्धांत डिस्टल पॉइंट। नंबर 3 सिद्धांत आपका अलार्म पॉइंट, सामने के फ्रंट के। यस सर, वो और ये जिगलर पॉइंट का जो कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट आया कि देखिए जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, अचानक बहुत भीड़ भाड़ हो जाए, 10 हजारों ट्रक आ जाए, अब पुलिस वालों की स्थिति हो कि भाई क्या करें, तो वो एक बगल में बहुत बड़ा मैदान होगा, तो कह देंगे भैया गाड़ियां यहाँ खड़ी कर लीजिए, थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे, धीरे धीरे जैसे गाड़ी होती है तो इनको निकालना शुरू। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी का एक्युमुलेशन होता क्या है कि जब देखिए एनर्जी का हम लोग, ये दर्शन है ना, कोई जानता नहीं था, लेकिन दर्शन में उन्होंने ये महसूस किया कि एनर्जी का एक्युमुलेशन भी तो होता है। जैसे मान लीजिए एनर्जी किसी से अधिक हो गई, तो कभी कभी बड़ी एनर्जी जो होती है वो जब आपके शरीर में जरूरत ना हो तो किसी घर में आप इकट्ठा कर दे तो सामान ना, स्टोरेज, वैसे एनर्जी भी कभी कभी स्टोर हो जाती है किसी जगह। अब
उस एनर्जी जब तक निकालेंगे नहीं आप तो एनर्जी को रुकी रहेगी वहीं पर, तो उस एनर्जी को वहां से निकालना पड़ता है। इसीलिए ज़ीगलर पॉइंट हमेशा सीडेट किए जाते हैं। नॉर्मली दे आर ऑलवेज सीडेटेड। सीडेट माने उसको निकाल दीजिए, आना नहीं है, उसको हटाना है, वहां से निकाल लेना, उलीचना है। जैसे पानी गांव में नहीं होता है, वो पानी भरा रहता है, उलीचते रहते हैं, उलीचना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जनरल बता रहा हूँ, ये उससे कहीं लिखा नहीं मिलेगा, नॉर्मली ये कंसेप्ट है इस तरह का। चलिए ठीक है सर। फिर ऐसे ही हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का दिया है कि यदि SI6 ज़िग्लर पॉइंट है और सर्वाइकल से रिलेटेड, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम पेन से रिलेटेड होते हैं, सर्वाइकल की मेरिडियन पर जो भी पेन से रिलेटेड होते हैं, वो SI6 पर एनर्जी वहां पर एकत्रित होती है, उस पर हम उस पर उपचार कर सकते हैं। ऐसे यूरेनियल ब्लडर का दिया गया है, UB63 दिया गया है। और इसमें भी जैसे हमें हैजा हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, इस उसका उपचार और किया जा सकता है। और ट्रिम्बलिंग लेग्स हो, अगर पैरों में भी ऐसे कंपन वगैरह होता है तो उसका उपचार भी UB63 पर किया जा सकता है। अब ये जो ट्रिम्बलिंग लेग्स हुई, ये सब हुई, ये वात से रिलेटेड हो गई, एक तरह से यांग हो गई मेरिडियन, यांग से रिलेटेड हो गई, तो उसका उपचार इस पे किया जा सकता है। ऐसे ही किडनी का दिया गया है, तो डिसऑर्डर ऑफ मेंसेस और शॉर्ट साइटेडनेस और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। तो किडनी पे जो ब्लड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम, अधिकतर प्रॉब्लम मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम पाई जाती है किडनी के मेरिडियन पर, तो उनका इलाज भी किडनी के K5 पर हम ज़िग्लर पॉइंट पर उपचार कर सकते हैं। और पेरिकार्डियम मेरिडियन P4 इस मैडम शॉर्ट साइटेडनेस मैडम जो है, मुझे लगता है कि वो जो दृष्टि से नहीं है, बल्कि वो मस्तिष्क वाला पॉइंट है क्या, ये ब्रेन का? शॉर्ट साइटेडनेस तो सर दृष्टि वाला ही होगा। अच्छा, नहीं ये भी तो होता है कि दूरदृष्टि और शॉर्ट निकट, वो वाली देख तो शॉर्ट साइटेड होती, तो उसके लिए तो आंख होनी चाहिए। लेकिन किडनी में, किडनी जो है आपके मैरो को प्रोड्यूस करती है। तो मैरो की कमी की वजह से अगर ये हो सकता है कि ब्रेन फंक्शनल उतना ना हो, तो आपकी दृष्टि जो है बदल जाती है, बहुत सीमित हो जाती है, धूमिल, मतलब विचारों का कंसेप्ट है ये, हो सकता है। ये विचारों में भी देखिए, पराभौतिक रूप में विचारों में जब भी कभी कमजोरी आने लगे, समझ लीजिए किडनी प्रभावित हो रही है। यस, ये भी कारण है, वो तो आप ले लीजिए। लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस माने हुआ कि आपकी दृष्टि बहुत सीमित होने लगी है, तो वो किडनी कहीं प्रभावित कर रही है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि बोन मैरो ने चाइनीज में कहा गया मैरो का प्रोडक्शन करती है, मैरो से बोन मैरो बनता है। हाँ जी, मैरो से बोन मैरो बनता है, और बोन मैरो ही पोषक वही है, आरबीसी जितने भी है सब उसी से बनते हैं। तो वही बोन मैरो अगर कम हो गई बाई द वे, या उसमें हो, तो नेचुरली आपकी सोचने की दृष्टि बदल जाएगी, धूमिल हो जाएगी। ये बाद में कहीं CMN में दिया होगा आगे चल के। चलिए एनीवे, बहरहाल ये है किडनी का डिसऑर्डर। आप देखिए, किडनी और सीवी मेरिडियन डिसऑर्डर्स ऑफ जो आपके गोनेड्स हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है, बस ये ध्यान रखिए। तो किडनी इसीलिए दिया गया। चलिए ठीक मैम। और ऐसे ट्रिपल वार्मर का दिया गया, यदि कहीं पर हमारे शरीर में ऐठन या स्पाज्म वगैरह आते हैं, उसके लिए, बेहोशी के लिए, उसके लिए हम TW7 ज़िग्लर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। अब गॉल ब्लैडर में हम एट्रोफी ऑफ लोअर लिम्स का भी कर सकते हैं। पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट्स ये दिया गया है। सर इसका मीनिंग हमें नहीं समझ आया, पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट्स इसका। और अब गॉल ब्लैडर का वो और फंक्शन में होगा ना कोई, हाँ, ये गॉल ब्लैडर कहीं प्रभावित है, तो वो आपका हार्मोन, वो क्या कहते हैं उसका डाइजेशन, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट का प्रोडक्शन कहीं प्रभावित होगा, और वही मिल करके पैंक्रियाटिक जूस से बनता है। तो ये देखिए, मॉडर्न साइंस को हमको भूलना नहीं है, वो भी प्रभावित करता है कहीं। अब इनका अपना दर्शन है, इन्होंने GP30 देखा होगा कि जो बच्चों में हो जाता है यही कारण होता होगा, तो गॉल ब्लैडर प्रभावित हो रहा होगा कहीं से।
कन्वर्जन्स एंड एपिलेप्सी, डॉग बाइट्स। अब बताइए, डॉग बाइट्स और स्नेक बाइट, वहाँ नॉर्मली किडनी है, वहाँ नॉर्मली K6 है, डॉग बाइट स्नेक बाइट वगैरह सबके लिए, लेकिन इसके लिए गॉलब्लैडर में होता होगा। ये इनका दर्शन थोड़ा सा यही समझना है ना। यस सर। ऐसे लिवर सिक्स इन्हें स्पाज्म भी है, जैसे गॉलब्लैडर में स्पाज्म भी हमने देखा है, स्पाज्म का है। और एट्रोफी ऑफ लोअर लिम्स में भी के भी उपचार के लिए GB36 उपयोगी है। ऐसे लिवर सिक्स है डिसऑर्डर ऑफ एविकेशन, जिससे हमारे शरीर के जो भी मल होते हैं उनको निकालने का अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो उसके लिए लिवर सिक्स बहुत उपयोगी है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, ब्लडी फीसिस हुआ, हमारा कोई ब्लडी मल आता है, उसमें मल में कोई खून आता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसका डिसऑर्डर हुआ, हमारे शरीर के मल को निकालने के लिए जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें लिवर सिक्स उपयोगी होता है। और हमें ये 4 यंग लिंकिंग वेसल्स अलग से जिक्र पॉइंट बताए गए हैं, जो कि K9, GB35, K8, UB59 और ST30। तो इसमें उन्होंने अपने तरफ से वेसल्स, चाइनीज आइडिया में वेसल्स बनाए गए हैं, जिन वाई मो बनाए गए हैं, उन्होंने अपने नाम दिए हैं। तो उसमें भी ये उन्होंने ये अलग से जो एक्चुअली 12 तो मेरिडियन से रिलेटेड जिगलर पॉइंट है, और 5 अलग 5 जिगलर पॉइंट अलग से बताए गए हैं उन्होंने। तो उसमें K9 है, जैसे K9 है पेशेंट कर्स अनेबल टू स्टैंड और वर्क, और इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन अफेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार की एपिलेप्सी हुई और मैडनेस हुई, और प्रोटेक्टिंग टंग फूड और ड्रग पॉइजनिंग। अगर कोई फूड पॉइजनिंग होती है, हमारे ड्रग से किसी से पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसमें ये K9 जिगलर पॉइंट बताया गया है। ऐसे GB35 बताया है। अब जैसे GB36 था और GB35, इन दोनों को हम एक साथ भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें से पैलेटिक टेंडेंसी हुई, अफेक्टिंग हुआ, लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई प्रॉब्लम आती है, और चेस्ट थ्रोट एंड फीलिंग, तो ये बताया गया है। और यिन हिल वेसल, ये हमारे ऐसे यिन हिल वेसल, यांग हिल वेसल अलग से एक चैप्टर है, वो भी बताया गया है उसमें। और ये भी यिन हिल वेसल के अंदर क्यों आता है, डिसऑर्डर ऑफ एक्सेस मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, और जैसे यूरिन की प्रॉब्लम हो, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, उसके लिए K8 बताया गया है। ऐसे यांग हिल वेसल बताया UB59, पेन इन लोअर मसल्स एंड लोअर्स, प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम गेटिंग अप विदाउट सपोर्ट। जैसे कोई पेशेंट बिना सपोर्ट के उठ नहीं पाता है, तो उसके लिए UB59 लगाने से उसको बहुत क्योर हो जाता है। और हैजा के कोई सिम्टम होते हैं, स्पाज मतलब ऐठन होती है किसी पर, या मसल पेन हो, या मसल की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी ये UB59 एक अच्छा पॉइंट है। और ST30 ब्लड एंड टेम्परेचर, अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल प्रॉब्लम इन ओवरी की सारी प्रॉब्लम के लिए भी ST30 सक्सेसफुल है। एंड ब्लड एंड टेम्परेचर के लिए भी अपर एंड लोअर पार्ट बॉडी में भी, यदि कहीं हमारा टेम्परेचर का प्रॉब्लम है या ब्लड का बैलेंस, ब्लड और की का इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसके लिए भी ST30 एक अच्छा पॉइंट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जिक्र पॉइंट पर हम यदि उपचार देते हैं, तो हमारी कोई भी पुरानी बीमारी हो और कोई भी नई बीमारी जैसे कि एक्यूट बीमारी हो, उसका उपचार हम इस पॉइंट पर देने से हमें तुरंत ही आराम मिलता है। पुरानी बीमारी में थोड़ा उसके साथ हमें उस ऑर्गन से रिलेटेड जिस बीमारी है उसको भी देखना पड़ेगा, उस ऑर्गन से रिलेटेड मैरिन को भी हमने देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें जिक्र पॉइंट का पर भी उपचार देना पड़ेगा अगर बीमारी ज्यादा पुरानी हो गई है। तो इस प्रकार हम जिक्र पॉइंट पर उपचार देकर अपनी जो ऊर्जा का जो रुकावट हुई है, या जो जहां पर हमारी बाधित हुई है ऊर्जा, जिक्र पॉइंट पर वहां से ऊर्जा लेकर हम उसे प्रवाहित कर सकते हैं। इसे ही जिक्र पॉइंट कहते हैं। जिक्र पॉइंट का एक और यूज है इसमें, आप सभी लोग करना चाहिए। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के G पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट में ब्लैक कलर लगाइए आप लोग, सभी लोग लगाएं इन्फेक्शन के लिए। हाँ,
नॉर्मली इन्फेक्शन सबके होता है। इन्फेक्शन तो भाई आप जो खा रहे हैं वो इन्फेक्शन में ही बहुत सब इन्फेक्शन है भाई। बॉडी इन्फेक्शन जो दिखाई नहीं पड़ता उसको बॉडी नष्ट कर दे रही ना, लेकिन हाँ इन्फेक्शन तो रहता ही है। तो हाँ जी, सारे लोग एक्सपेरिमेंट करें तो आप देखिएगा कि आप जीक्लर पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट दोनों में ब्लैक कलर लगाइए। दोनों यही पॉइंट आते हैं, एक दोनों पॉइंट तो यही आते हैं, LISI के यही आते हैं, एक हाँ जी, यहाँ पर आता है, एक बगल में आता है, इंडेक्स हाँ फिंगर जी, में आप लगा लीजिए, हाँ जी, जिगलैट पॉइंट और एक जो रिंग मिडिल फिंगर में लगा लीजिए। दोनों वहीं पर आते हैं। एक बात पीछे की तरफ आते हैं, यांग में आएगा ना, तो यहाँ हाँ पीछे की तरफ आएगा तो यांग वाले भाग में आएगा, लेकिन वो अपर जॉइंट में आएगा, यानी वात जॉइंट के आसपास नीचे आएगा। और ये वाला आएगा आपके कफ वो पित्त जॉइंट के और कफ जॉइंट की ओर बीच में, बिल्कुल तुरंत ही उतरते ही। तो ये पॉइंट आप लगा के देखिए और ये महसूस करिए, एक्सपेरिमेंट के लिए ये महसूस करिए कि क्या आपके जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म है, और स्टूल पास होने का उसमें परिवर्तन आया है। करके देखिए, 3 स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सबको करना चाहिए 10-15 दिन करके। बच्चों को तो स्पेशली कराइए, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन करिए फिर छोड़ दीजिए, तो अपना समझ में आएगा। फिर 10 दिन, कभी 1-2 महीने बाद फिर 10 दिन कर लीजिए। जैसे आप और लेते रहते हैं दवाइयाँ, वैसे ये भी लीजिए। हाँ सर, सर श्री अग्रवाल सर ने बताया था तो हमने किया है बहुत दिन ये। हाँ, बहुत फायदा है इसका, बहुत फायदा है इसका। आप करके कोई देखे, बहुत फायदा है, आपको लगेगा कि हाँ वो है। वो कुछ नहीं करना, कलर है तो लगा लीजिए, ब्लैक कलर लगाना कुछ नहीं करना। तीनों यांग में कंसेप्ट प्रोन्स का है, लेकिन ब्लैक कलर लगा लीजिए तो कुछ नहीं है। हाँ सर, वो इन्फेक्शन कोई भी होता है उसमें तो ऑर्गन में तो वो काफी उसमें सुधार आता है। जी जी जी। ये जी क्लैप पॉइंट हुआ। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ अलार्म पॉइंट के बारे में। तो ये अलार्म पॉइंट वो इसमें नहीं बाय द वे, हाँ उसका वो नहीं बन पा रहा है। कोई बात नहीं सर, इसमें कुछ अलार्म पॉइंट होते हैं। अलार्म का मतलब क्या होता है, हमें किसी चीज की सूचना, किसी चीज के लिए चौंकाना और किसी चीज के लिए बताना, अलार्म का मतलब ये होता है। तो हमारे शरीर में के आगे छाती और पेट और पीछे पीठ पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो कि इन्हें छूने मात्र से ही काफी दर्द होता है, और वो बिंदु हमें ये अलार्म करते हैं हमारे शरीर को कि हमारे शरीर में जो बीमारी है और उन पर दर्द होने से ये पता लगता है कि हमारे शरीर के भीतर के ऑर्गन के बीमारी की सूचना दर्द के रूप में अलार्म बजाकर देते हैं। ये बिंदु अलार्म बजाकर देते हैं, उनको अलार्म पॉइंट कहते हैं। ये हमारे शरीर में सॉरी अलार्म पॉइंट छाती और पेट होते हैं। उन्हें जो हमारे शरीर के आगे की तरफ स्थित होते हैं उन्हें फ्रंट शू पॉइंट कहते हैं, और इनकी संख्या 12 होती है। इसी प्रकार जो हमारे अलार्म पॉइंट पीठ पर पाए जाते हैं उनकी संख्या 12 होती है। इन्हें बैक शू पॉइंट भी कहा जाता है। इन अलार्म पॉइंट को आगे की तरफ होते हैं उन्हें फ्रंट शू पॉइंट कहा जाता है, और जो पीछे की तरफ होते हैं उन्हें बैक शू पॉइंट कहा जाता है। और अब इन फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट, जो अलार्म पॉइंट हैं, फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट, इन पर हम उपचार मैग्नेट द्वारा भी दे सकते हैं, मेथी के द्वारा भी दगा सकते हैं, और मोक्सा देकर भी कर सकते हैं। अब जो हमें ये चाइनीज में ये माना गया कि जो फ्रंट शू पॉइंट होते हैं उनको जैसे फ्रंट शू पॉइंट बैक शू पॉइंट को एक साथ उपचार जैसे देने से क्या होता है कि संबंधित बीमारी जिस ऑर्गन से, जैसे ऑर्गन से, जिस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी है, फ्रंट शू पॉइंट पर अगर हम उपचार देंगे और बैक शू पॉइंट पर उपचार देंगे तो उस ऑर्गन से संबंधित बीमारी हमारी ठीक होती है। और फ्रंट इन ऑर्गन फ्रंट और दूसरी ओर इनसे संबंधित एलिमेंट और सेंस ऑर्गन, इमोशन और परफेक्शन का भी उपचार अपने आप हो जाता है। जैसे कि अगर हमें फेफड़े का कोई रोग हुआ है तो हम इसमें ब्रोंकाइल अस्थमा हुआ है तो LU1 और UV, LU1 लंग्स का फ्रंट शू पॉइंट है और UV13 लंग्स का बैक शू पॉइंट है। इन दोनों पर एक साथ उपचार देने से हमें लंग और उनकी ऊर्जा संतुलित रूप से कार्य करने लग जाती है और वो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं तथा
इसी प्रकार जैसे कि किसी ऑर्गन में हमें एक हमें फायदा होता है फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट से, कि यदि हम उसके जब फ्रंट शू पॉइंट पे उपचार देंगे, एक तो हमें बीमारी का डायग्नोज होगा, एक तो ये फायदा है, और दूसरा उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा उस पर इलाज देने उपचार करने से। एक मिनट सरफेस बनाती है। फ्रंट शू तथा बैक शू पॉइंट को उपचार देने से एक और संबंधी एलिमेंट के सेंस, ऑर्गन, इमोशन तथा परफेक्शन का भी उपचार अपने आप ही हो जाता है। और यहाँ पर फ्रंट शू पॉइंट को बताया गया है सर, जैसे हमने इन रोगों में जैसे हृदय रोग में हृदय का अलार्म पॉइंट CV14 है, जो स्टर्नम के 1 इंच नीचे होता है, उसमें काफी दर्द होता है। इसके अंदर के ऑर्गन की बीमारी, इससे हमें दवाई दर्द होता है, इससे हमें पता लगता है इस ऑर्गन की बीमारी डायग्नोज होती है। तो कभी कभी तो अलार्म पॉइंट बिना दवाई ही दर्द करता रहता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ऑर्गन अंदर संबंधित ऑर्गन में बीमारी है। ये इसमें बताया गया कि यदि कभी कभी हमें किसी जगह अपने आप ही पेन होता रहता है, अपने आप ही दर्द होता रहता है, तो अगर हम डायग्नोज करेंगे कि ये पॉइंट कौन सा है जहां पर दर्द हो, यदि वो फ्रंट शू पॉइंट है या बैक शू पॉइंट है, वहां पर दर्द हो रहा है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये बीमारी जो है उस ऑर्गन में है जहां पर उस मेरिडियन पे, जिस मेरिडियन पे ये दर्द पाया जा रहा है, उस जिस ऑर्गन, और वो मेरिडियन जिस ऑर्गन से रिलेटेड है, वो उस ऑर्गन की ही ये बीमारी है, ये पाया जाता है। तो इससे हमें डायग्नोज भी हो गया और इलाज भी हो गया, दोनों चीज एक साथ हो जाते हैं इन पॉइंट से। और फ्रंट शू पॉइंट को अधिकतर सीडेट किया जाता है और बैक शू पॉइंट को टोनिफाई बताया गया है, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी हम दोनों पॉइंट्स को टोनिफाई भी कर देते हैं। और किसी अलार्म पॉइंट को, ऐसे अलार्म पॉइंट पर उपचार देने से दोनों पॉइंट को टोनिफिकेशन कर सकते हैं। और अलार्म पॉइंट अगर आपको कभी कुछ न मालूम हो, अगर कुछ नहीं मालूम है, तो अलार्म पॉइंट में आप दोनों पॉइंट को, बैक शू और फ्रंट शू के केवल मेथी लगा दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम सेडेट करना है और टोन करना है, देखिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी मेथी का प्रयोग करें तो मेथी बैलेंस करती है। तो अभी कभी आपको नहीं लग रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अलार्म किस फ्रंट शू को टोन करें कि बैक शू को टोन करें, कोई बात नहीं। बैक शू माने हमेशा हुआ यांग एनर्जी के लिए। तो अगर यांग एनर्जी आपकी बहुत घट रही है तो नेचुरली बैक शू पॉइंट को आप टोन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, देखिए यिन और यांग दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, पहला सिद्धांत वही वाला याद रखिएगा। अगर यांग एनर्जी आई, कुछ गड़बड़ी हुई, यांग एनर्जी प्रभावित किया, यांग रोग आया तो भी इन प्रभावित होगी, और इन रोग आया तो भी यांग प्रभावित होगा। जैसे आपका अगर बीमार पड़ जाए तो कार्यशीलता घट जाएगी ना आपकी, तो आपकी एनर्जी भी घटी हुई है और आप भोजन भी नहीं ले पा रहे हो। तो ये दोनों में होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी न मालूम हो, लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ, न मालूम हो, मेथी लगा दीजिए दोनों में। जी हाँ बेटा। जैसे बैक शू पॉइंट में, बैक शू पॉइंट हमारे अधिकतर स्पाइन के आसपास ही पाए जाते हैं। और यदि हमारे पीठ में मन के जो वर्टेब्री हैं वो अपने स्थान से हट जाती हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, तो इसका मूल कारण ये है क्योंकि हमारे जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन से रिलेटेड नर्व्स हैं, सब स्पाइन से ही जा रही हैं। और हमारा जो ये यूबी मेरिडियन बताया गया, वो स्पाइन के दोनों तरफ पाया जाता है, बायलेटर दोनों तरफ पाया जाता है। तो अधिकतर जो बैक शू पॉइंट है वो यूबी मेरिडियन पर ही पाए जाते हैं। इस प्रकार
और हमारे यदि कहीं पीछे कहीं पर यदि दर्द है तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे कोई बीमारी किसी ऑर्गन में पाई गई है और उसके आसपास की मांसपेशियां भी खिंचने लग जाती हैं। और जैसे नंबर जैसे कभी कभी हमने अधिकतर ये बीमारी पाई जाती है L4 यानी कि नंबर 4-5 पे वर्टेब्री अधिकतर स्लिप डिस्क बोलते हैं जिससे वो खिंच जाती है। तो उसका इलाज हम UB25 बैक शू पॉइंट में दर्द होगा और UB25 के उपचार से वो नंबर 4 और 5 की जो स्पाइन थोड़ी सी हट गई है उससे इलाज से भी काफी फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है तो इसके साथ साथ हमें दूसरे बिंदुओं पर भी उपचार देना पड़ सकता है। और वैसे तो यह है कि हमें जब भी किसी बीमारी का इलाज करना है तो हमें पहले जैसे कि सर ने बताया कि पहले तो हमें उसका पाथवे देखेंगे, हम उस वो कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है उस पाथवे पे, उस मेरिडियन के पाथवे पे वहां पर इलाज करेंगे। दूसरे जिगलर पॉइंट पर इलाज कर सकते हैं फ्रंट शू पॉइंट पर। और डिस्टल पॉइंट मतलब जहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर कहीं दर्द हो रहा है आस पास तो इसके डिस्टल पॉइंट ऐसे आएंगे TW UB मेरिडियन आएगी, ट्रिपल वार मेरिडियन आएगी, GB मेरिडियन आएगी। तो उसके दूरस्थ बिंदु पर भी उपचार देकर हम उसका उपचार कर सकते हैं। और तीसरा फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट को हम मैक्सिमम ले सकते हैं। उसको जैसे कि सर ने बताया अभी कि मेथी लगाकर हम उपचार कर सकते हैं, उससे भी बहुत बड़ा उपचार हो सकता है। तो यहाँ पर सभी ऑर्गन के फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट के नंबर दिए गए हैं और ये हमें याद होना चाहिए, इससे हमें काफी फर्क पड़ता है। और जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का ही देखना, यदि किसी को बहुत ज्यादा कब्ज हो गई है तो उसके लार्ज इंटेस्टाइन के फ्रंट शू पॉइंट ST25 उसका फ्रंट शू पॉइंट है ST25 और बैक शू पॉइंट है UB25। दोनों पर उपचार देने से भी कॉन्स्टिपेशन में भी लाभ मिलता है। और लंग्स का हमने बता दिया कि लंग्स में भी LU1 और UB13 पर एक साथ उपचार देने से लाभ मिलता है। इसी प्रकार दोनों को एक साथ लगाने पर काफी लाभ मिलता है। या एक तो ये पॉइंट देखिए कि देखिए इन भाग है, यानी अगर सामने का मतलब आपका भाग है तो जो फ्रंट शू पॉइंट्स है वो सामने भाग में है। तो सामने भाग में अगर आपका किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर, शेप, साइज ये परिवर्तन हुआ है तो नॉर्मली इस भाग को आप देते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि अगर यांग ऑर्गन में ऊर्जा की कमी, कहीं ऊर्जा या कमी अधिकता है तो आप बैक शू पॉइंट देते हैं। तो बैक शू पॉइंट में इसीलिए नॉर्मली बैक शू पॉइंट सेडेट करते हैं और फ्रंट शू पॉइंट को आप हमेशा टोनिफाई करते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि इनकी कमी हो गई है तो ये नॉर्मली है। और बैक शू पॉइंट में हमेशा नॉर्मली सेडेट करते हैं और फ्रंट शू को आप टोन करते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल मेथी लगा लीजिए। तीसरा, बैठिए और जो चाइनीज मेरिडियन है उसको देखिए। सारे पॉइंट जिनकी बात की जा रही है, लंग्स का है, LU1 है और UB13 है, दोनों की जो वो देखेगा सतह एक ही सतह पर है। जहां LU1 आ रहा है उसी के पीछे UB13 आ रहा है, जहां CB17 आ रहा है उसी के पीछे UB14 आ रहा है, जहां CB14 आ रहा है वहां UB15 उसके पीछे। यानी क्या हुआ, यानी उस स्थान के, अगर उनका कहना है कि अगर कोई दर्द कहीं अंदर पैदा हुआ किसी ऑर्गन में तो उसके सामने के भाग में और पीछे के भाग में परिवर्तन कहीं होता है और जिसका इलाज उस जगह की मेरिडियन से आपको देना है। ये उसका अर्थ है। देखिए बैक शू पॉइंट केवल यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट है, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर आगे चल के आप पढ़ेंगे मनोभावों के लिए, यानी मानसिक विकारों के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए भी बैक शू पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। डिप्रेशन, कोई मनोभाव पर किसी तरह का वो हो तो ये बीमारी आपको बैक शू पॉइंट में आपको ट्रीट करना है। और सीवी पॉइंट देखिए, सीवी वाले LU1 तो देखिए वो तो अपना है, लेकिन और सीवी के 4-5 पॉइंट है, 5 पॉइंट सीवी के हैं।
6 पॉइंट सीबी के हैं, तो सीबी के 6 पॉइंट हो गए, लीवर के 2 पॉइंट हो गए, जीबी के 2 पॉइंट हो गए, एसटी का 1 पॉइंट हो गया। इतने पॉइंट केवल है, और बैकशू पॉइंट केवल अपने आप में वही है। तो यानी मतलब स्पेशली बैकशू पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, इसलिए उसको बहुत ध्यान दीजिए। ये इसका कहना ये है। और इस कॉम्बिनेशन में आप इनको केवल थोड़ा सा स्टडी इस रूप में करिए ना, देखिए जब लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ ट्रीटमेंट करना चाहिए। बस ये है पॉइंट। ठीक है मैडम? ठीक है सर, नमस्कार। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत बढ़िया उन्होंने बताया पूरा, और 2 चैप्टर इसमें पूरे हो गए हैं। अब हम लोग फिर मिलेंगे 3 तारीख को। तब तक के लिए आप लोगों सबको धन्यवाद जो लोग जुड़ रहे हैं, और आप लोग पढ़ते जाइए, और धीरे धीरे प्रश्न भी आप लोग अपने क्वेश्चन बना रखिएगा। हम लोग कभी समय देंगे तो आप लोग क्वेश्चन अपने दीजिएगा, तो हम लोग बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार सर।